Good morning students. As you know that in the previous videos we have discussed about the organizing chapter and staffing also. Now in this video I am going to explain you the key terms in organizing and staffing chapter. These key terms are very important to help us to identify the correct answer in case studies, and these are also very important for giving the answer of MCQs. So let us start. First we are taking organizing. So number one is organizing. First question, what is organizing? बहुत सिंपल डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बेटे? ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन. पहले ध्यान रखिए, सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग बेटे. एंड क्या करते हैं इसमें बेटे? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कंबाइन करते हैं. तो दो बातें याद रखनी है आपको. नंबर वन, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकंड थिंग इज इट कंबाइन बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ए ग्रुप. यूनिफाई करता है बेटे ये. नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है बेटे? एक बार जब हम काम को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हें फिर हम उनकी नेचर के हिसाब से एक साथ कर देते हैं, उस ग्रुपिंग बना देते हैं. उस ग्रुपिंग प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कहते हैं ना. तो वंस वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. This grouping process is called departmentalization. उस grouping process को departmentalization कहते हैं. Next आता है बेटे functional structure. Functional structure of organizing. Functional structure of organizing एक होता है बेटे, है ना. Functional structure क्या होता है? To divide the whole organization on the basis of functions performed by management. मैनेजमेंट ने जो फंक्शन परफॉर्म किए हैं उनकी बेस पर डिवाइड करना. To divide the whole organization on the basis of functions performed by management is known as functional structure of organization. नेक्स्ट था फिर बेटे फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डिविजनल स्ट्रक्चर बेटे क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर to divide the whole organization on the basis of products produced by management. Products produced by management is known as divisional structure. प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना, उसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ टर्म इज डेलीगेशन. डेलीगेशन, ठीक है. डेलीगेशन क्या बेटे? डेलीगेशन इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी. Transferring of authority from superior to subordinate. Transferring of authority from superior to subordinate is known as delegation. हम superior से जब subordinate को authority delegate करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे बोलते हैं delegation. अब इस delegation के तीन कंपोनेंट हैं बेटे, ठीक है. कौन कौन से तीन कंपोनेंट है? नंबर वन है इसका authority. आपने बहुत सुना होगा authority बेटे. ऑथोरिटी बेटा. अब ऑथोरिटी क्या? ऑथोरिटी. नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो पहले हम ऑथोरिटी की बात करते हैं. ऑथोरिटी क्या होती है बेटे? ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिट सबॉर्डिनेट्स. अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करने का जो राइट है इंडिविजुअल्स को सबॉर्डिनेट के पास. इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. और अपनी पोजीशन के अंदर रहते हुए एक्शन लेने को ऑथोरिटी कहा जाता है बेटे. नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बेटे? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. जो ड्यूटी असाइन की गई है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए का एक ऑब्लिगेशन लेना. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी क्या है बेटे? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए जो टास्क दिया गया था उसके फाइनल आउटकम का के लिए आंसरेबिलिटी टू द सुपीरियर के लिए.
अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द असाइंड जॉब। ठीक, अब ऑथोरिटी कैसे फ्लो करती है बेटे? ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे को चलती है बेटे ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर चलती है बेटे, और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर, फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, फ्रॉम डाउन टू अप जाती है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हम ये सब न्यूमेरिक इसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे स्टडी कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटे? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटे ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी और पावर फ्रॉम सुपीरियर टू द लोअर लेवल, अप टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स सारे लेवल पर अथॉरिटी डेलीगेट करना, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, दैट इज डेलीगेशन। माइनर डिफरेंस है। डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, delegation means, decentralization means transferring of authority from superior up to the lower level of management, that is decentralization। ठीक बेटे। authority means right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position। responsibility means obligation of a subordinate to perform the assigned duty। accountability means answerability for the final result of the assigned task। authority flows from higher to lower, responsibility from lower to higher, accountability lower to higher। और इसकी आइडियल सिचुएशन क्या है बेटे? when authority is equal to responsibility, authority और responsibility बराबर होती हैं, that is आइडियल सिचुएशन। ठीक है, मुझे जितनी अथॉरिटी मिली उतनी ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ अपनी, दैट इज आइडियल सिचुएशन, वो आइडियल सिचुएशन कहलाती है बेटा। ठीक, दिस इज द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट और थी इस चैप्टर में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। वो 2020 और 21 के लिए सिलेबस से डिलीट हो गया बेटे। अब आता नेक्स्ट फंक्शन हमारा स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन में क्या क्या है बेटा? हमारे स्टाफिंग फंक्शन है। स्टाफिंग फंक्शन में बेटे पहला तो स्टाफिंग ही आ जाता, फर्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग बेटा, तो पहले तो स्टाफिंग की बात ही आ गई। स्टाफिंग क्या होता है बेटा? स्टाफिंग, पहली बात तो स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटे? थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज़ द ओनली फंक्शन विच डील्स विद द ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग के साथ ही डील करता है फंक्शन। ठीक, और नेक्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेन करना, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री and satisfied workforce। and workforce, we know that very important part of each and every management। उसके बाद बेटे फिर अगली टर्म आती है हमारी, सेकंड टर्म आएगी वर्क एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, तो इट मीन्स नोइंग हाउ मेनी पर्सनस आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप, किस तरह के in an organization to fill the various vacancies which are available। कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है, किस तरह के और कितने चाहिए बेटे, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज वर्क लोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस। अब वर्कलोड एनालिसिस क्या है बेटा? वर्कलोड एनालिसिस इट इज एन assessment of the number and type of human resource necessary for the performance of various jobs। ठीक, it is an assessment of the number कितने चाहिए बेटा, and types of human resource necessary for the performance of various jobs, that is workload analysis। number next is workforce analysis। workforce analysis क्या है बेटा? बहुत आसान सी चीज़ है। it is an assessment of number and type of human resource suitable for the performance। यहाँ suitable है और वो necessary है। कितने suitable है, that is workforce analysis। कितने अवेलेबल चाहिए हमें बेटा, that is workload analysis। next recruitment तो आप जानते हैं stimulating the workers, employees और candidates to apply for the job। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को पोस्ट के लिए अट्रैक्ट करना,
सर्च करना, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। इसमें दो टाइप से बेटे, कौन सा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेटे। तो स्टिमुलेटिंग द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर द जॉब फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अपने यहाँ से बुलाना बेटे वो इंटरनल है, और बाहर से बुलाना दैट इज एक्सटर्नल, वो बेटे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती बेटे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप जानते हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बेटे, ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या बेटे, इट इज़ ए प्रोसेस बाय, ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग समथिंग न्यू, दैट इज़ नॉलेज एंड स्किल टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल में इम्प्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है बेटे ट्रेनिंग। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेटे, डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो इट रेफर टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ टू ग्रो। इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सारे रेस्पेक्ट में ग्रोथ करना। एक टर्म हमारी बहुत आई है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बेटे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत टर्म आई है, ऑप्शन अक्सर इसमें एमसीक्यू मिल जाते हैं। इट मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज़ करंट और पास परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखे हैं उनके हिसाब से वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या बेटे, शिफ्टिंग द वर्कर और एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब टू हायर जॉब, लोअर जॉब से हायर जॉब पर शिफ्ट करना, दैट इज प्रमोशन। नेक्स्ट डिमोशन। डिमोशन क्या था बेटे, हायर जॉब से लोअर जॉब पे शिफ्ट करना, वो कहलाएगा बेटे हमारा डिमोशन। तो आई होप दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू, इन्हें ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिए बेटा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक।